जैसा कि हमारे पास चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, तो आखिर इस चैप्टर की नेम का मतलब क्या है? तो देखो, समकालीन शब्द का मतलब तो हम पहले ही जान चुके हैं। समकालीन शब्द का मतलब होता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद के समय। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद के समय के अंदर दक्षिण एशिया के जो अंदर देश हैं उनके अंदर क्या क्या परिवर्तन आए, उनकी राजनीति के स्तर पर, उनकी अर्थव्यवस्थाओं के स्तर पर और भी बहुत सारे स्तरों पर, तो उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम यही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि क्या है दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, भारत, मालदीव और श्रीलंका के लिए प्रयोग किया जाता है। इस क्षेत्र की चर्चा में कभी कभी अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल कर लिया जाता है। चीन इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा एंड प्रमुख हिस्सा है, परंतु चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता, ये याद रखिएगा। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में समान राजनीतिक प्रणाली नहीं है। किसी में पहले राजतंत्र रह चुका है, किसी में देश में सेना का शासन रह चुका है, तो किसी में लोकतंत्र भी रह चुका है और है। तो बेसिकली ये हम बात करेंगे कि दक्षिण एशिया के अंदर जितने भी देश हमने अभी पढ़े उन सभी के राजनीतिक नेतृत्व वो सेम नहीं है। किसी के यहाँ तो राजतंत्र है, किसी के यहाँ पर सैनिक शासन है, तो किसी के यहाँ लोकतंत्र चल रहा है। तो ये सब चीजें चल रही हैं। तो देखो, वन बाय वन इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, नेपाल के बारे में, श्रीलंका के बारे में। तो पहले हम शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। तो देखो, पाकिस्तान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उसकी जो अर्थव्यवस्था के अंदर राजनीति थी, उस राजनीति काफी डगमगाई हुई थी। वो कैसे डगमगाई हुई थी समझते हैं। देखो, पाकिस्तान में पहले संविधान निर्माण के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल अय्यूब खान ने अपने हाथों में ले ली और जल्द ही अपना निर्वाचन भी करा लिया, परंतु इनके शासन के विरुद्ध जनता का गुस्सा भड़क उठा और इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया, अपने पद को छोड़ना पड़ गया और एक बार सैनिक शासन का रास्ता साफ हो गया। इसके बाद क्या हुआ, जो सैनिक शासन था उसके लिए रास्ता पूरा क्लियर हो गया, क्योंकि सरकारों का संगठन जो चल रहा था वो तो फिनिश। और इसी के चलते देश के शासन की बागडोर फिर से सैनिक शासन के अंदर आ गई और देश की कमान याहिया खान ने संभाली। परंतु इनके शासन के चलते पाकिस्तान और बांग्लादेश को बहुत से संकटों का सामना करना पड़ा था और 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा टूटकर बांग्लादेश बन गया और लोकतंत्र कायम हो गया। तो इस तरीके से वहां पे क्या हुआ था कि याहिया खान यानी सैनिक शासन के दौर में पाकिस्तान को बहुत सारी चीजों का, परेशानियों का सामना झेलना पड़ा था, जैसे कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को तंग किया जाना और पश्चिमी पाकिस्तानों का ज्यादा बड़ा दबदबा। तो इस तरीके से दोनों ही हिस्सों के पाकिस्तान के क्षेत्रों में लड़ाइयां भड़क उठी और साथ ही साथ अंत ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उससे टूटकर एक अलग देश बन गया। ठीक है, इसके बाद पाकिस्तान का फिर से शासन बदला और जुल्फिकार अली भुट्टो का नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ, जो कि 1971 से 1977 तक चली थी। ठीक है, इसके बाद यानी कि 1977 के बाद जियाउल हक ने इस सरकार को गिरा दिया और इनके नेतृत्व में दोबारा सरकार का गठन हुआ। परंतु 1982 के बाद जियाउल हक ने लोकतंत्र आंदोलन का सामना करना पड़ा, यानी कि अब जनता वहां की भड़क उठी थी कि हमें लोकतंत्र चाहिए। तो इसीलिए ये जो सरकार गिराकर दोबारा सरकार बनाई गई थी, इसको लोकतंत्र समर्थकों का सामना करना पड़ा था। 1988 में फिर से बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतंत्र सरकार का गठन हुआ। इसके बाद पाकिस्तान में राजनीति बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की आपसी होड़ में ही उजली हुई थी और फिर उसके चलते 1999 तक यह अवस्था चलती रही थी। और फिर एक बार 1999 में सेना ने पाकिस्तान शासन में दखल दी और जनरल परवेज मुशर्रफ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को नवाज शरीफ को पद से हटा दिया। फिर 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन एक राष्ट्रपति के रूप में कराया और साथ ही पाकिस्तान पर सैनिक शासन कायम किया। हालांकि सैनिक शासकों ने अपने शासन को लोकतंत्र करार देने के लिए चुनाव करवाए गए थे। फिर 2008 से पाकिस्तान में लोकतंत्र तरीके से चुने गए नेता ही शासन कर रहे हैं। तो ये था हमारा पाकिस्तान के अंदर व्यवस्था, जो कि उस समय राजनीति की व्यवस्था चल रही थी। उस समय से लेकर जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, जब से लेकर अब तक की सारी सिचुएशन है ये, यानी कि इस तरीके से बार बार सेना शासन आया, फिर लोकतंत्र आया,
आया, फिर लोकतंत्र, फिर सेना, तो ऐसे इसमें चलता रहा। तो आपके माइंड में भी सवाल उठा होगा कि आखिर ऐसा क्यों, यानी कि बार बार लोकतंत्र, बार बार सैनिक शासन, कुछ तो वजह रही होगी कि सरकार गिर रही है या फिर सैनिक शासन आ रहा है। तो उन वजहों पे नजर मार लेते हैं। देखो, पाकिस्तान में लोकतंत्र सरकार का स्थायी ना रह पाने का कारण आज हम पढ़ लेते हैं। तो ये यहां पर सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है, जिसके कारण कई बार निर्वाचित सरकारों के शासन को गिराकर सैनिक शासन कायम किया। यानी कि यहाँ पे धर्मगुरु जो हैं, सेना के जो चीफ लोग हैं, उनका दबदबा काफी बना रहा है और इन्हीं दबदबा के चलते यहाँ के लोगों ने कई बार सरकारों को खंडित करके सैनिक शासन का रास्ता साफ किया। पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी बनी रही, यानी कि पाकिस्तान की हमेशा भारत के साथ कभी बनती नहीं है, किसी ना किसी मुद्दे पे लड़ाई छिड़ ही जाती है। तो इसी वजह से मां के लोगों ने भी कभी कभार यही चाहा कि यार सैनिक शासन ही होना जरूरी है, क्योंकि तभी हम प्रोटेक्ट रह पाएंगे। तो पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है, इसके कारण सैनिक समूह में अधिक मजबूत होते चले गए और सैनिक समूह ने यह दलील देते हुए कहा कि लोकतंत्र और राजनीतिक समूह में खोट है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन को स्थायी रखने के लिए पाकिस्तान को कुछ अंतरराष्ट्रीय विशेष समर्थन भी प्राप्त नहीं हुआ था। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ के कारण सैनिक शासन को ही बढ़ावा दिया था, क्योंकि उनको डर था इस देश के आतंकवाद से, जिसको ये देश विश्वव्यापी इस्लामिक आतंकवाद कहते हैं। और साथ ही इन देशों को यह भी डर था कि परमाणु हथियार कहीं इन आतंकवादियों के हाथ न लग जाएं, अर्थात ये होता तो इनके लिए काफी ज्यादा हानिकारक ये साबित होता ये सिचुएशन। इस कारण ये देश पाकिस्तान को पश्चिमी तथा दक्षिण एशिया में पश्चिमी हितों का रखवाला भी मानते हैं। तो ये थे आपके कुछ कारण जो कि पाकिस्तान के अंदर जो राजनीतिक स्थायी चीजें थी वो नहीं बन पा रही थी। कभी सैनिक शासन आ रहा था तो कभी लोकतंत्र आ रहा था। जब भारत आजाद हुआ था तो आजादी के बाद पाकिस्तान का जो मुद्दा आया था तो वो पाकिस्तान को विभाजित किया गया, यानी कि भारत को विभाजन करके पाकिस्तान बनाया गया और पाकिस्तान को दो हिस्सों में रखा गया, पहला पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। अभी पश्चिम पर पूर्वी क्यों, वो ऐसे क्योंकि ये मुद्दा इस आधार पर किया गया कि पूरे भारत में जिस जगह पर सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं उस जगह को पाकिस्तान घोषित किया जाए, अदरवाइज जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो इंडिया का रहेगा। तो सबसे ज्यादा उस समय पर इन दो जगहों पर ही मुसलमान रहा करते थे, जो कि पश्चिम पाकिस्तान एंड पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाने गए। और अभी फिलहाल के समय में पूर्वी पाकिस्तान एक अलग देश है जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि पूर्वी पाकिस्तान बंगाल की साइड है, यानी और बंगाल, तमिलनाडु, इस तरीके से देश हैं आसपास। तो उनकी जो भाषाएं थी, उनकी संस्कृति थी, उनका कल्चर था वो अलग था, बिल्कुल विपरीत था। थे तो वो मुसलमान ही, मगर उनकी संस्कृति अलग थी। और यहीं पर अगर पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों की बात करूं, उनकी संस्कृति पूरी कट्टर मुसलमानों जैसी थी, यानी कि उर्दू भाषा के ऊपर जोर देना और शरीयत के ऊपर चलना, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि वो अपनी चीजों को पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर लादना चाहते थे कि तुम भी ये सीखो, तुम भी हमारे जैसे ही हो, तुम ये सब चीजें करो। और दूसरी बात ये कि जो बड़ा हिस्सा था, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा था, वहीं पे सारे नेता रहा करते थे। वो भी कोई डेवलपमेंट होती थी तो वहीं के वहीं रह जाया करती थी, इधर की साइड नहीं आ पाती थी। तो बहुत सारे ऐसे कारण थे कि इधर की साइड पर ध्यान ना देना, इधर की साइड पर कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी ना करना, इधर के नेता को कोई महत्व ना देना। तो इस तरीके से यहाँ चीजें चल रही थी। तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने ये मांग करी कि भाई तुम जब हम पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो तो हमें एक अलग देश घोषित कर दो, हम अपना डेवलपमेंट हम खुद ही कर लेंगे। तो ये स्थिति चली। अब इसको समझते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात ही बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू कर दी और साथ ही अपने ऊपर बलपूर्वक उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ भी। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था, परंतु 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के चलते ये पाकिस्तान से टूटा और लोकतंत्र राष्ट्र का गठन हुआ। इस क्षेत्र के लोगों ने, यानी कि बांग्लादेश के लोगों ने क्या किया था, न्यायिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक सत्ता और सामुचित भागीदारी की मांग की थी। इन्होंने मांग की थी कि भाई जो आप एक्टिविटीज कर रहे हो अपने देश के लिए, उसमें हमें भी पार्टिसिपेट करने दो, हमें भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट लेने दो, यानी कि हम भी तो इस देश के पार्ट के हिस्से हैं भैया, हमें क्यों नहीं देने देते आप, यानी कि हमारे नेता को आप महत्व नहीं देते, हमारे एरिया को आप डेवलपमेंटल एक्टिविटी से परफॉर्म नहीं करते, बहुत सारी चीजें थी। तो इनका ये कहना था कि भाई हमें हर एक चीज में पार्टिसिपेट करने दो, इन्वॉल्वमेंट दो हमें अपने हर एक एक्टिविटी में। ऐसे
पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र की स्वतंत्रता की आवाज उठाई। 1970 के चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा के रूप में बहुमत मिला। यानी कि 1970 का जो चुनाव हुआ था, शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी अवामी लीग, उसने पूरे पाकिस्तान के अंदर भारी बहुमत से विजयी प्राप्त करी, भारी बहुमत से विजयी प्राप्त करी। और ये रहते कहां थे? ये पूर्वी पाकिस्तान में रहते थे। तो पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को ये बहुत बुरा लगा कि यानी कि ये चुनाव जो हुए हैं इसको हम नहीं मानते, ये चुनाव गलत हुए हैं, इसको हम मानते ही नहीं, दोबारा तो चुनाव करवाए जाए। तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी। परंतु सरकार पर सरकार का ही दबदबा था और सरकार ने इस सभा को अहूत बोला और कहा हम इस चुनाव को नहीं मानते। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया और पाकिस्तान के शासक ने जनरल याहिया खान ने सैनिकों द्वारा इस आवाज को कुचलने की पूरी कोशिश की और इन सैनिकों के हाथों हजारों लोग भी मारे गए। ठीक है, और इसी कारण हजारों लोग भी मारे गए और यही कारण था कि हजारों लोग भारत की तरफ पलायन कर गए। ठीक है, भारत की तरफ पलायन कर गए। अब इतनी बड़ी जनसंख्या को एक शरणार्थी रूप में देखना, उनको मैनेज करना, ये भारत के लिए अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, अर्थात भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की सभ्यता की मांग को समर्थन दिया और साथ ही वित्तीय सहायता भी प्राप्त करी। जब बांग्लादेश के लोगों ने यानी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपना मत बताया भारत को कि ऐसे ऐसे बात है, हमारे ऊपर ऐसे जुल्म हो रहा है, हमारी संस्कृति को मिटाया जा रहा है, हमारी भाषा को कोई महत्व नहीं दिया जाता, तो भारत ने अपना समर्थन दिया उनके इथों पर और साथ ही उन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करी। ठीक है, और परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया और एक स्वतंत्र राष्ट्र के साथ बांग्लादेश की युद्ध की समाप्ति हुई, यानी अब बांग्लादेश का निर्माण हो चुका है। तो बेसिकली ये जो पूरा बांग्लादेश का टॉपिक है, ये दो कैटेगरीज में डिवाइड है। इसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी हमने कवर कर ली, यानी किस तरीके से बांग्लादेश आजाद हुआ, क्या सिचुएशन थी, कौन नेता थे, कौन गिरफ्तार कर लिए गए, वो हमें सब समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम, बांग्लादेश में लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ। कहने से सब कुछ तो नहीं हो जाता। इन्होंने बोला कि हम अपने आप को एक लोकतंत्र देश के रूप में काम करना चाहेंगे, यानी जैसा भारत है वैसे अपने आप को बनाना चाहेंगे, समझे। मगर इन्होंने अभी सिर्फ कहा था, करा कुछ नहीं था। कैसे हुआ वो जानते हैं। देखो, विभाजन के बाद बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन किया और संसदीय प्रणाली के स्थान पर अध्यात्मक शासन प्रणाली को महत्व दे दिया। यानी संसदीय प्रणाली के अंदर क्या होता है, प्रधानमंत्री प्रमुख होता है और यहां पे भारत जैसी सिचुएशन चल रही थी। मगर 1975 में उन्होंने संविधान के अंदर संशोधन किया और संसदीय प्रणाली को छोड़कर अध्यात्मक प्रणाली अपनाई और इसी के बाद अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में करवा लिया, क्योंकि अध्यात्मक प्रणाली के अंदर क्या होता है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। ठीक है, और साथ ही साथ अपनी पार्टी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया, यानी कि कोई पार्टी और रूल नहीं करेगी। परिणाम स्वरूप तनाव और संघर्ष दोबारा से स्थापित हो गया पूर्वी पाकिस्तान के अंदर, यानी बांग्लादेश के अंदर। 1975 के अगस्त में सेना ने उनके खिलाफ बगावत शुरू कर दी और वह सेना के हाथों ही मारे गए। ठीक है, फिर एक नए सैनिक शासक यानी जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 के चुनावों में विजय हुए, परंतु जियाउर रहमान की भी हत्या हो गई। ठीक है, और फिर आते हैं नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल एचएम इरशाद के नेतृत्व में नए सैनिक शासन स्थापित हुआ और देश की भागदौड़ इन्होंने संभाली। परंतु अब बांग्लादेश की जनता लोकतंत्र के समर्थन में खड़ी उठी, यानी कि हमें सैनिक शासन नहीं चाहिए, हमें बार बार बदलाव नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए, धर्मनिरपेक्षता चाहिए। ऐसे तो उन्होंने भागदौड़ संभाली, परंतु अब जनता ही लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई थी। इस आंदोलन के छात्र में इस आंदोलन के रूप के अंदर सबसे आगे जो चल रहे थे वो छात्र चल रहे थे, स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था। तो क्या हुआ, जनरल इरशाद ने इन सभी चीजों से बाध्य होकर एक सीमा तक राजनीतिक गतिविधियों की छूट दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि इनसे पहले जो नेता आए थे वो हत्या हो गई थी या तो सेना हाथों मारे गए थे, तो इन्हें भी डर हो गया, तो इन्होंने बाध्य होकर कुछ एक्टिविटीज के अंदर छूट दे दी कि भैया कर लो तुम। ठीक है, इसके बाद समय में जनरल इरशाद ने 5 वर्षों के लिए अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में करवा लिया। मगर क्या हुआ, इन्हें जनता के आगे झुकना पड़ा और अपने पद को छोड़ना पड़ गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर सबसे आखिर में यह हुआ कि 1991 के चुनावों के बाद बांग्लादेश बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कायम हो गया। तो बेसिकली अब यहाँ पे 1991 से पूरा जिस तरीके से भारत के अंदर चुनाव होते हैं बहुदलीय प्रणाली से, संसदीय प्रणाली से, वही काम चल रहा है। तो ये था हमारा ओवरऑल बांग्लादेश के बारे में।
देखो नेपाल के अंदर पहले के समय में राजतंत्र कायम था, जो कि वहां के राजा का नाम था राजा ज्ञानेंद्र। तो राजा ज्ञानेंद्र के राज में वहां राजतंत्र चल रहा था, मगर आधुनिक काल के अंदर वहां संवैधानिक राजतंत्र भी कायम हुआ था। क्यों हुआ था? जनता के दबाव में आकर, क्योंकि वहां की जनता लोकतंत्र के समर्थन में खड़ी हो उठी थी और संविधान की मांग कर रही थी। तो इसी दबाव में आकर राजा ने इन सब चीजों का एक्सेप्ट किया और साथ ही संवैधानिक राजतंत्र कायम किया। पढ़ते हैं नोट्सों के साथ अब अपने। देखो, अतीत में नेपाल एक हिंदू राज्य था, आधुनिक काल में वह संवैधानिक राजतंत्र रहा था। जब नेपाल में राजतंत्र चल रहा था तो वहां की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता के लिए उत्तरदायी शासन लोग आंदोलनों में खड़े हो उठे थे, उनके लिए आवाज उठा रहे थे। परंतु राजा ने अपनी सेना के साथ पूरे राज्य के ऊपर नियंत्रण कर रखा था। 1990 में एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आने से राजा को बाध्य होकर नए संविधान की मांग को स्वीकार करना पड़ा था। फिर 1990 के दशक में माओवादी देश के गुरिल्लो यानी कि माओवादी देशों ने नेपाल के ऊपर कई हिस्सों पर कब्जा करने में कामयाब रहे थे। फिर इसी के चलते राजा की सेना में और माओवादी गुरिल्लों के अंदर काफी हिंसक लड़ाई देखने को मिली थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अपने। फिर 2002 के अंदर इसी सब व्यवस्थाओं में चलते जब लड़ाई हुई थी, 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और जो बचा कुचा लोकतंत्र था उसको भी समाप्त कर दिया। उसने बोला कि कोई लोकतंत्र नहीं है, हमारा ही राज रहेगा, शांति से बैठे रहो। परंतु 2006 में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन खड़े हो उठे। जैसे कि 1990 के अंदर भारी भरकम समर्थन आने से क्या हुआ था, राजा ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ, संवैधानिक राजतंत्र में कायम कर लूंगा, संविधान को एक्सेप्ट कर लूंगा। इसी तरीके से 2006 के अंदर एक देशव्यापी समर्थन हो उठा और इसके दबाव में आकर फिर और चीजें हुई, जैसे कि फिर उनके प्रदर्शन चलते राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर दोबारा संसद को बहाल किया गया, जिसको 2002 में भंग कर दिया गया था। इस दल का गठबंधन 7 दलों के गठबंधन से मिला था, जिसको हम 7 ग्रैंड अलायंस भी कहते हैं, और माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलकर ये गठबंधन बनाता है शक्तिशाली, ठीक है। संविधान लिखा गया और संसद के स्थापित होने के बाद, परंतु अब भी कुछ लोगों का मानना था कि राजा का पद अब भी होना जरूरी है। यानी कि संविधान लिखा गया, संसद को दोबारा बहाल किया गया, मगर फिर भी जो संसद में जो कार्यकर्ता लोग थे उनका मानना अब भी था कि यार राजा की पोस्ट अब भी होना जरूरी है। तो राजा की पोस्ट को खाली छोड़ा गया और वहां पर राजा को रखा गया। मगर फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद ये बात उठी कि हमें राजा की कोई जरूरत नहीं है, हम लोकतंत्र के ऊपर चलेंगे, हम संविधान के ऊपर चलेंगे। तो 2008 के अंदर नेपाल में पूर्ण रूप से राजतंत्र खत्म हो गया और साथ ही साथ जो राजा का बचा कुचा पद था उसको भी गिरा दिया गया और लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई। और फिर क्या हुआ कि जब हमने संविधान बनाया था वाला नेपाल ने 2008 के द्वारा, जैसे कि 2008 की सिचुएशन तलक, तो उसमें क्या था, राजा के लिए भी जगह थी, मगर अब राजा की सीट ही नहीं रही। तो 2015 के अंदर एक नया संविधान अपनाया गया जिसके अंदर अलग दिशा निर्देश थे जो कि राजा के द्वारा नहीं बनाए गए थे, जिसके अंदर संवैधानिक राजतंत्र का कोई भी रोल नहीं था। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक नेपाल के बारे में। आज की क्लास में बात करने वाले हैं हम श्रीलंका की। तो देखो, श्रीलंका एक ऐसा देश है जो कि 1948 से अब तक वहां पे लोकतंत्र ही कायम है, परंतु फिर भी श्रीलंका को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मगर वो चुनौती ना तो राजतंत्र की थी, ना सैनिक शासन की थी, ना लोकतंत्र की थी। वो चुनौती जो थी वो थी जातीय संघर्ष की। यानी श्रीलंका के अंदर 2 जातियां रहती हैं, पहला सिंगली और दूसरे तमिल। सिंगली वो लोग हैं जो कि वहां की आजादी के समय से ही वहां पर रह रहे हैं। तमिलनाडु वो लोग हैं, तमिल वो लोग हैं जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य से वहां गए हुए लोग हैं, वहां बसे हुए लोग हैं। तो इन दोनों के बीच में कुछ मतभेद है। वो क्या है कि सिंगली लोग ये कहते हैं कि हम यहाँ के मूलवासी हैं, तो सारे बेनिफिट, सारी सब्सिडीज हमें मिलनी चाहिए, और यहीं पर तमिल लोगों को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। और तमिल लोग ये कहते हैं कि हम भी तो यहाँ कई सालों से रह रहे हैं, हमारा भी तो यहाँ पे कुछ हक है, हमें भी यहाँ पे चीजें मिलनी चाहिए, सारे बेनिफिट्स के अंदर हमारा ही पार्टिसिपेट होना चाहिए। और वहाँ की सरकार सभी के लिए काम करती है, ये बात तो है। और इसी वजह से वहाँ की सिंगली लोग हैं, वहाँ के जो आजादी के बाद जो वहाँ के नागरिक रह रहे हैं वहाँ पे, उनका इसमें काफी ज्यादा मतभेद खिलाफ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं बात करूं कि इसके अंदर बहुसंख्यक कौन है, तो बहुसंख्यक भी सिंगली लोग ही हैं, अल्पसंख्यक तमिल लोग हैं। तो इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा मतभेद है। दो कैसे, अब नोट्सों के माध्यम से समझ लेते हैं। तो श्रीलंका में 1948 से लेकर अब तक लोकतंत्र ही कायम रहा है, परंतु फिर भी श्रीलंका को काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और ये चुनौती ना तो सेना शासन की थी और ना ही राजतंत्र की थी। ये चुनौती जो थी वो थी जातीय संघर्ष की। श्रीलंका के अंदर 2 जातियां रहती हैं, पहली तमिल जो कि वे भारत से आए हुए लोग हैं और खासकर तमिलनाडु में से। दूसरी जाति है सिंगली जो कि आजादी के बाद से उस देश में रहते हैं और वह पूर्ण रूप से उस देश के हैं, और जातीय श्रीलंका में बहुसंख्यक भी हैं। सिंगली राष्ट्रीय
वादियों का ये मानना है जो सरकार तरह तरह की व्यवस्थाएं सहायता उपलब्ध करा रही है वह तमिलों पर ज्यादा खर्च ना करे, जो कि बल्कि पहले से ही उस देश के हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। यानी कि तमिल जो लोग हैं उन पे ज्यादा पैसा खर्च ना किया जाए, अपना ज्यादा चीजें उन पे ध्यान ना दी जाए, उन लोगों पे ध्यान दी जाए जो पहले से हम इस देश के हकीकत में हैं, ये उनका मानना है। ठीक है, तो फिर इसी के चलते तमिल लोगों को भी आवाज बुलंद हुई और उनका कहना था कि हम भी इस देश के हैं और बहुत पुराने हैं और हमें अपना पूरा अधिकार चाहिए। और इस संघर्ष का नेतृत्व जो कर रहा था वो कर रहा था उग्र तमिल संगठन, यानी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, ये याद रखिएगा, जिसको हम लिट्टे के नाम से भी जानते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आप। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस संघर्ष का यानी कि जो तमिल लोग थे उनका संघर्ष का नेतृत्व जो कर रहा था वो कर रहा था उग्र तमिल संगठन, यानी कि लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्म, और इसको हम लिट्टे के नाम से भी जानते हैं। यह स्थापित हुआ था 1983 में। उन्होंने इस संघर्ष के साथ एक नए देश की मांग की, जहां हम रहते हैं वहां एक नया अलग देश घोषित कर दिया जाए, परंतु इनकी इस इच्छा को स्वीकार नहीं किया गया। देखो, पहले तो तमिल श्रीलंका हमारा वैसे छोटा सा है और उसके अंदर भी तमिल लोगों की ये मांग हो गई थी कि जिस जगह पर हमारा बहुमत ज्यादा है वहां पर एक अलग देश घोषित कर दो और हमें अलग कर दो, हम अपना डेवलपमेंट खुद कर लेंगे। मगर श्रीलंका की सरकार ने इस बात से साफ मना कर दिया कि आपकी कोई इच्छा पूरी हो या ना हो, मगर ये तो बिल्कुल भी नहीं होने की है। ठीक है, तो श्रीलंका से संबंधित ये जातीय संघर्ष सिर्फ श्रीलंका से ही नहीं था, परंतु ये भारत से भी जुड़ गया था। यानी कि अब क्या चीजें थी कि जैसे ही वहां पे तमिलनाडु के लोगों पे यानी तमिल लोगों पे काफी ज्यादा जुल्म होने लगा था, तो तमिलनाडु राज्य की सरकार केंद्र सरकार पर दबाव भी डाल रही थी कि फला देश के अंदर हमारे देश लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर परेशानियां दी जा रही हैं, तो आप कुछ ना कोई आवाज उठाएं। तो ये मसला अब सिर्फ श्रीलंका का ही नहीं था, इसके अंदर भारत भी इन्वॉल्व हो चुका था। तो भारत ने क्या किया देखते हैं। देखो, ये भारत से भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि जो लोग तमिल लोग थे वे भारत के ही तो थे, तमिलनाडु के। परिणाम स्वरूप भारत और श्रीलंका के बीच समझौते से संबंधित कई सारी मीटिंग भी हुई, शांति स्थापित की जाए, परंतु श्रीलंका भारत को कुछ पसंद नहीं कर रहा था। यानी कि श्रीलंका का मानना था कि भारत अपने आकार के हिसाब से बड़ा होने की वजह से, शक्तिशाली होने की वजह से हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है और हमारे ऊपर अपना प्रभाव जमा रहा है। ये श्रीलंका को अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, भारत हमारे देश के अंदर दखल अंदाजी कर रहा है, उनका मानना था, क्योंकि भारत ने तमिल और सिंगली लोगों के बीच सामान्यता स्थिति बनाने के लिए भारतीय सेना वहां भेजी, जिसका नाम था शांति सेना, परंतु इसका असर कुछ नहीं हुआ था। फिर भारत ने 1989 में अपनी शांति सेना वापस बुला ली थी। अब देखिए, शांति सेना वहां वापस बुला क्यों ली थी? क्योंकि शांति सेना वहां भेजी थी कि सिंगली लोगों के बीच में, तमिल लोगों के बीच में आपस में शांति स्थापित हो सके। और तमिल लोग ये समझ रहे थे कि भारत हमारे लिए सेना भेज रहा है, अब हम इनको मारेंगे सिंगली लोगों को। बट उल्टा हुआ वहां पे जाके, वो तो उल्टा उनको चुप करवाने लग गए कि आप शांत हो जाइए, मतभेद मत रखो अपने, और शांतिपूर्ण आंदोलन करो जिससे आपकी बातों को सुना जाए, रखा जाए, ये सब चीजें थी। तो अल्टीमेटली भारत से गुस्सा कौन हो गए थे? वहां के तमिल लोग थे। उन्होंने बोला कि भारत हमारी कैसी हेल्प कर रहा है, तो उल्टा हमें चुप करवा रहा है। ठीक है, और यहीं पर श्रीलंका के जो लोग थे, सिंगली लोग थे, उनका यह मामला था कि भारत अपने प्रभाव को जमाने के लिए हमारे ऊपर, हमारे आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है और हमारे देश के अंदर सेना भेज रहा है। ये दोनों ही तरफा बहुत गलत बात हो गई थी भारत की, क्योंकि जब भारत ने वहां सेना भेजी थी, क्योंकि हमारे लोग भी हमसे गुस्सा हो गए थे और श्रीलंका के लोग भी हमसे गुस्सा हो गए थे। तो इसीलिए भारत ने अपनी शांति सेना 1989 के अंदर वापस बुला ली। ठीक है, तो श्रीलंका के इस संकट को हिंसक चरित्र आज भी बना हुआ है और फिर आखिरकार सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया, क्योंकि 2009 में लिट्टे को समाप्त कर दिया गया। 2009 के अंदर क्या हुआ, जो लिट्टे का ग्रुप था वो समाप्त हो गया और इस संघर्ष के, उस ग्रुप के साथ ये संघर्ष भी समाप्त हो गया। मगर ये चीज आज भी श्रीलंका के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, परंतु इन संघर्षों के चलते हुए भी श्रीलंका ने अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया और अपनी जनसंख्या पर भी काफी हद तक नियंत्रण रखा। यानी कि भले ही इतना बड़ा जातीय संघर्ष श्रीलंका को देखना पड़ा, मगर उसने इन सब चीजों के चलते अपनी अर्थव्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया। उसने किसी भी तरीके की अपनी अर्थव्यवस्था में कमी नहीं आने दी। उसने हर एक चीज पे अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी में पूर्ण रूप से वो पार्टिसिपेट करता रहा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन सा देश है समकालीन दक्षिण एशिया में जो कि अपने संघर्षों के चलते हुए भी अपनी अर्थव्यवस्था में सफल रहा? तो वो है श्रीलंका। ठीक है,